हेलो स्टूडेंट, स्वागत है कुछ विषय क्लास में। तो कैसे हम लोग, उम्मीद है वो लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि आपका बिलियन चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम देखने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 5 को अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमने काफी सारी चीजें अटेंड कर ली हैं। अगर आपने इसके पीछे के लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो उन सभी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी है और साथ उनका डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां जाकर जरूर उन सभी को आप एक एक करके देख लीजिए। ये आपका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं स्पेशली क्या, देखिए विलयन का अनुषंग गुणधर्म, जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अनुषंग गुणधर्म में आपके टोटल 4 अनुषंग गुणधर्म होते हैं। इसमें पहला अनुषंग गुणधर्म जो है था आपका वास्तव में आपेक्षिक अनुमान, उसको मैंने लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट कर लिया था। डिटेल में उस चीज को समझा था कैसे होता है क्या होता है। आज की क्लास में हम देखिए दो महत्वपूर्ण गुणधर्म समझने वाले। पहला आपका क्वथनांक उन्नयन, दूसरा हिमांक में अनुमान। ये दोनों गुणधर्म समझने वाले किसके, विलयन के। तो पूरा क्लास के अंत तक बने रहिए ताकि हर एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो आए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक भी। ठीक है, तो देखिए क्लास 12 के लिए आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर चल रहे हैं। तो अगर आप इन लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हो तो आप इसका मतलब प्रिपरेशन नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड 2025 को टारगेट कर रहे हो या फिर एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड को अगर आप टारगेट कर रहे हो 2025 के लिए, तो काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसी क्लास को। तो सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, देखिए क्वथनांक उन्नयन बिल्कुल हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि क्वथनांक होता क्या। देखिए क्वथनांक क्या होता है, इस चीज को आपको समझाते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ देखिए आपके पास ये क्या है, एक जार है। इस जार में क्या है आपका कुछ एक द्रव है। द्रव आप सपोज कीजिए इसमें सिंपल सा पानी है, क्या है, ठीक है। अब इस पानी को यहाँ रखा गया, अगर इसको यहाँ पर क्या किया जाए, गर्म किया जाए, क्या किया जाए, गर्म किया जाए। तो गर्म अगर किया जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर इस चीज को गर्म किया जाए तो देखिए गर्म किया जाएगा तो इसके ये जो होता है, इसके द्रव के जो कण होते हैं वो वाष्प में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, वाष्प में। तो देखिए यहाँ पर ये वाष्प बदल के ऊपर जाते हैं, क्या जाते हैं, ऊपर, वाष्प बदल के ऊपर जाते हैं। मीन्स ये वाष्प में बदलेंगे, ऊपर जाएंगे इस तरीके से। देखिए एक निश्चित तापमान, यानी वह निश्चित तापमान जिस पर ये जो आपके गर्म करने पर इसके कण के जो वाष्प बन रहे हैं, इनका वाष्प का जो जो दाब आएगा, इनका जो दाब आएगा, इन कणों का जो दाब होगा, इन कणों का जो दाब होगा, इनका जो आपका वाष्प दाब, वाष्प दाब, ये आपका बराबर हो जाए किसके, वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है तो वह तापमान जिस तापमान पर इस द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी तापमान को कहा जाता है इस विलयन का, या इस शुद्ध जो विलायक है, पानी आपका एक तरह का विलायक है, तो इस विलायक का क्या कहता है, वो क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वह तापमान होता है, वह निश्चित तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसे कहते हैं क्वथनांक। ये आपको समझ आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो इसका वास्तव है, ये सपोज कि हम इसको लिख रहे हैं पी नॉट। क्या लिख रहे हैं, पी नॉट। पी नॉट क्यों, क्योंकि देखिए वास्तव का क्या हो गया, पी नॉट। तो पी नॉट जो वास्तव है ये किस तापमान पर है, तो जिस तापमान पर है पी नॉट, जिस तापमान पर है, तो उस तापमान को हम बोल देते हैं क्या, उस तापमान बोलते हैं टी नॉट। यानी टी नॉट तापमान पर एक शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो आपका वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ जो टी नॉट है यही क्या है, यही इसका क्या है, क्वथनांक है। इसका क्या है, क्वथनांक। ये आपका क्वथनांक है इस विलयन का। अब देखिए अगर इस विलयन को हम इस सॉरी इस विलायक, ये आपका विलायक है शुद्ध, क्योंकि देखिए सिर्फ पानी, पानी तो आपका एक शुद्ध विलायक है। तो अब इसको विलायक को अगर हम क्या बनाना चाहें, विलयन बनाना चाहें, इसको क्या बनाना चाहें, विलयन। तो विलयन बनाएंगे इसमें कुछ अवाष्पित पदार्थ ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए वही चीज यहाँ पे आपने लिखा है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय वाष्प दाब कितना होता है, तो 76 पारा, या इसको आप लिख सकते हो 76 आप एच जी, इस तरीके से भी लिखा था। ये वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर जिस तापमान पर जाता है उससे उसका क्या कहता है, क्वथनांक कहता है। अब क्वथनांक आपको समझाएंगे। अब क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है वृद्धि होना, बढ़ना। अब उन्नयन कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। देखिए आपका पी नॉट हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहीं पर अगर हम सपोज करिए कि यहाँ पर एक लिए हैं, आपका कोई शुद्ध विलायक था, उसमें कुछ अवाष्पशील विलेय होते हैं। अवाष्पशील विलेय घोलेंगे तो क्या होगा, इस चीज को हम नेक्स्ट पेज में समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर अगर हम इस चीज को फिर से एक बार देखें, ठीक है, एकदम अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको क्लियर समझ में आ गया
तो डेफिनेटली आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिक्विड का कलर बदल देते हैं। क्या है तुम लोग किधर से पर, चलिए तो ये लिक्विड का कलर कुछ ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब अच्छा लगेगा। अब ये बात को समझिए, ये आपको क्या है, लिक्विड मटेरियल, यानी ये आपका अभी शुद्ध, ये आपका है जो पीला वाला भाग है। ठीक है, चलिए पीला वाले को पीला से ही लिखते हैं। ये आपका है, ये आपका है यहाँ पर, ये आपका ब्लैक, ये आपका क्या है, ब्लैक। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ विलय ऐड करते हैं। विलय, ये देखिए हमने क्या किया, विलय ऐड कर दिया। ठीक है, ये विलय के कण है, इसमें ऐड हो जा रहे हैं, मतलब मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब मिला दे रहे हैं तो क्या होगा, ये विलय के कण है। अब यहाँ पे बताइए, क्या विलय के कण सतह पर भी आएंगे? बिल्कुल सर, सतह पर भी आएंगे। तो ये आपके हो गए क्या, विलय, ये आपके हो गए। तो विलय के कण जो कि आपके सतह पर आएंगे। अब जहां से बात को समझिए, जब आप विलय को आप इसमें मिला देते हो, तो विलय के कुछ कण क्या करते हैं, यहाँ सतह पर आकर इसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब जब आप इसे गर्म करते हो, जब इसे फिर से आप क्या करते हो, अब जब इसे आप गर्म करते हो, तो देखिए गर्म तो आप करना चाह रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर सतह पर क्या है, विलय के भी कुछ कण, तो ये जो वाष्प यहाँ पर बन रहा था, जो यहाँ पर वाष्प बन रहा था, तो ये वाष्प बनेगा, लेकिन अब पहले की अपेक्षा ये वाष्प कम बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलय के कण आकर स्थान को ग्रहण कर लिए हैं, तो उतने तापमान में वाष्प जो दाब हो कम हो, यानी अब वाष्प दाब इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब यहाँ पर कम हो जाए, तो वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए हमको तापमान क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो विलयन का वाष्प अब हमको वायुमंडलीय वाष्प के बराबर करने के लिए, यहाँ पर अगर इसका वाष्प आपको क्या करना है, देखिए जो वाष्प दाब, यहाँ पर जो वाष्प दाब आएगा ये आपका होगा पी, क्योंकि वहाँ पी नॉट था, ये पी होगा। क्यों? क्योंकि दाब बदल गया। तो इसको जब अगर हम बराबर कर दें किसके, वायुमंडलीय वाष्प के, वायुमंडलीय वाष्प दाब के, तो वायुमंडलीय वाष्प दाब के जब बराबर करेंगे, तो जिस तापमान पर होगा, जो जिस तापमान पर होगा, वो तापमान क्या होगा, पहले की तुलना में ये ज्यादा, और इस तापमान हम लिख देते हैं क्या, कैपिटल टी। ये जो कैपिटल टी के मान है यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दे रहे हैं आपको कि कैपिटल टी, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपका कैपिटल टी ज्यादा होगा किससे, टी नॉट से। कैपिटल टी क्या होगा, ज्यादा होगा टी नॉट से, ये सदैव ऐसा ही होगा। ठीक है, याद रखिए कि बिलियन ये आपका क्या है, देखो यहाँ पर बिलियन और बिलियन दोनों मीन्स, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका एक बिलियन, ये क्या है आपका बिलियन। अब बिलियन का जो क्वथनांक होता है, विलयन का क्वथनांक यानी टी जो है, वो विलायक, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से हमेशा ज्यादा, सदैव क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा हुआ, कारण सुनिए। क्योंकि सर जब हमने इसमें विलय मिला दिया, तो विलय के कण आकर ऊपर की सतह को ग्रहण कर ले रहे हैं, जिससे विलायक की जो कण है, वो उसको छोड़ने में कुछ परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो उनको छोड़ने के लिए हमको और तापमान देना पड़ेगा। तापमान क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, और जब तापमान को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या क्वथनांक बढ़ जाएगा, नहीं बिल्कुल सर, यानी यहाँ पर आपका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब क्वथनांक बढ़ गया, इसका मतलब टी अधिक हो गया टी नॉट से। तो अब हमको पढ़ना क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन क्यों, तो देखो शुद्ध विलायक जो था उसका तापमान था आपका टी नॉट, लेकिन जो विलयन जब बन गया तो हो गया आपका टी। तो याद रखो कि वाष्प दाब, यानी ऐसे बोल सकते हो आप कि शुद्ध विलायक और विलयन के क्वथनांक में जो अंतर आता है, या जो यहाँ पर उसमें ये बोल सकते हो कि जो वृद्धि होती है, विलायक से विलयन में जो वृद्धि होती है, उसी को बोलते हैं क्वथनांक में। तो याद रखो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, क्वथनांक में जो आपका होगा उन्नयन, क्या होगा, उन्नयन। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, वो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे डेल्टा टी, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं बी, बी से लिख रहे हैं, बी में होता है बॉइलिंग पॉइंट, बी में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी भी जो आपका लिखोगे, तो आप लिख सकते हो डेल्टा टी बी इक्वल टू टी माइनस टी, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ फॉर्मूला बनेगा कि डेल्टा टी बराबर टी माइनस टी। बिल्कुल इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि डेल्टा टी भी क्या होता है, टी माइनस टी नॉट। यहाँ पर टी आपका क्या है, विलयन का क्वथनांक है, जबकि टी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमेशा विलयन क्वथनांक से कम होता है। ठीक, ये आपका संबंध। तो ये तो देखिए हमने इस चीज को समझा कि क्वथनांक में उन्नयन होता है। क्या आपको क्लियर हो गया क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? बिल्कुल सर, अब क्लियर हो गया आपका कि क्वथनांक उन्नयन होता है क्या। अब सर हम ये जानना चाहते हैं क्वथनांक उन्नयन का क्या संबंध में कुछ है, किससे, विलय से। क्योंकि यहाँ पे जो कहानी करवा रहा है, कौन करवा रहा है, विलय करवा रहा है। तो हाँ, विलय के साथ इसका बहुत ही प्यारा संबंध होता है। अभी क्या संबंध होता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वथनांक का हम क्या करें, विलय के साथ संबंध समझें, तो इस चीज को हम समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं क्या, क्वथनांक
क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन तो जो आपका होगा उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन जो होगा आपका, ये क्वथनांक में उन्नयन जो आपका डेल्टा टीबी है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो याद रखिए किसी विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, ठीक है, यानी विलयन में क्वथनांक में उन्नयन, विलयन के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक में जो आपका होता है क्या, उन्नयन, उन्नयन, ये उन्नयन गलत लिखा है तो सही कर देते हैं, उन्नयन, ठीक है। तो जो क्वथनांक में उन्नयन होता है ये अनुक्रमपाती होता है, किसके, ये अनुक्रमपाती होता है विलय के, या विलयन बोल सकते हो, विलयन के विलयन ले सकते हो, विलयन के मोलरता, मोललता सॉरी मोललता, मोललता की क्या होता है, अनुक्रमपाती। मीन्स अगर विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो क्या होता है, विलयन की मोललता के अनुक्रमपाती होता है। यहाँ सब लिख सकते हो क्या, डेल्टा टीबी अनुक्रमपाती होता है स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है, यहाँ पर स्मॉल एम का है मोललता, तो मोललता के अनुक्रमपाती होता है। और अनुक्रमपाती चीज हटाएंगे हमको कोई नियतांक लाना पड़ेगा, तो याद रखिए यहाँ पे होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। और यहाँ पे केबी क्या आपका, केबी आपका है एक स्थिरांक, जिसको बोला जाता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या बोला जाता है, देखिए यहाँ पर जो होगा केबी है इस चीज को हम लिखेंगे। अब मोलरता का सूत्र क्या होता है, देखिए विलय के लिए किसी विलय के मोलरता सूत्र अगर लिखेंगे तो ये आपको हो जाएगा, देखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू, मोलरता क्या होता है, मोलरता सूत्र होता है, देखिए विलय की मोलक संख्या आप लिख सकते, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू, ये आपका होता है किसका, मोललता का सूत्र। और ये आपको हो गया के बी, यहाँ से ये फॉर्मूला आपके लिए बन के आ गया, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी भूलना नहीं, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, यही संबंध होता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं आप लोग के कि के बी क्या है, तो के बी आपका देखिए यहाँ पर है मोलल, मोलल उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो ये आपका यहाँ पर के बी होने वाला है, क्या, मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसका मान एक निश्चित होता है, या किसी विलयन के लिए एक निश्चित ताप पर इसका मान हमेशा निश्चित होता है, ठीक। तो और डेल्टा टीवी क्या है, डेल्टा टीवी आपके यहाँ पर क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, इस चीज को आप इस समीकरण से निकाल सकते हो, कि अगर किसी में कोई विलय मिलाया गया किसी पदार्थ में या किसी विलायक में, विलय को आप ऐड करे हो तो उसकी मोललता जितनी होती है उसके अनुपाती होता है, आप के बी मल्टीप्लाई कर दो उसके बराबर। ये फॉर्मूला आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि काफी ज्यादा ये आपका अच्छा है, तो इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इसलिए आपको इम्पोर्टेंट हाईलाइट करें क्योंकि इस पर ये जो आपका फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आप जानते हो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो न्यूमेरिकल बनते हैं, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन इसी टॉपिक बनेंगे, इसी सूत्र से बनेंगे, इसी फॉर्मूले से हल होंगे, आपको सभी वैल्यू दी होगी, बस आपको फॉर्मूले वैल्यू रख के पुट इन करना। तो डेफिनेटली इसका हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर खत्म होने के बाद, लेकिन तब तक के लिए आपको इसको अच्छे से नोट करना है और इसको रिवाइज करना है, अच्छे से इसको याद। तो ये आपका हो गया क्या कि आपका जो क्वेश्चनांक में उन्नयन। अब क्वेश्चनांक के उन्नयन अगर आपको इस नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसका देखिए आपका आता है क्या, हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन क्या होता है, अगर आप क्वेश्चनांक में उन्नयन समझो तो हिमांक में अवनमन बहुत ही आसानी समझ जाओगे, बिल्कुल आपको कोई ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब बात वही है, पहले हम समझ लेते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक क्या होता है, देखिए वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के ठोस तथा द्रव अवस्था साम्य अवस्था में होती है, मतलब इस पर ठोस और द्रव अवस्था क्या होती है, साम्य अवस्था में होती है। जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, वो पदार्थ का हिमांक, यानी वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ का वाष्प दाब ठोस अवस्था में और द्रव अवस्था में बराबर, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, उसका हिमांक बिंदु बोलते हैं। अब हिमांक में अवनमन कैसे, इस बात को तो देखिए किसी ब्लैक में कोई अवांछित पदार्थ आप घोलेंगे, बिल्कुल सब पीछे जैसे हमने देखा था, तो वहां पर क्या होता है, उसके वाष्प दाब में क्या कमी आएगी, ये तो बात कंफर्म है। देखिए उसके जो वाष्प दाब में हमेशा क्या आती है, कमी आ जाती है, हमेशा कमी आती है। तो जिसके कारण विलयन की द्रव तथा ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब कम हो जाएंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है कम हो जाएंगे। तो
ताप पर ही बराबर हो जाएंगे। यानी ऐसा होता है कि वाष्प आपको जो है, देखो वाष्प दबाव में कमी आ रही है, इसका मतलब उनका जब कमी आ रही है तो कम तापमान पर ही, जैसे कोई ऐसा समझो कि कोई ऐसा विलयन है जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दबाव बराबर, लेकिन वाष्प दबाव कम हो जाने का वो -2 डिग्री सेल्सियस में बराबर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर कम तापमान पर जब बराबर हो जाएंगे तो इस प्रकार क्या बताते हैं, अतः विलयन के हिमांक में कम आ जाती है, अतः शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांक के अवनमन को अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब इस चीज को देखिए हमने पीछे अच्छा डिटेल में समझा था। बस क्या कि यहाँ पे देखो फिर से दिखा देते हैं आपको कि शुद्ध जब होता है तो इसका वाष्प दाब जो आपका होता है पी, और यहाँ पर आपका जब विलय मिल जाता है तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है पी। तो पी और पी के बीच क्या संबंध होता है, याद रखो पी से हमेशा आपका क्या होता है, पी हमेशा ज्यादा होता है किससे, पी नॉट से। उल्टा हो रहा है, देखो पी से हमेशा ज्यादा होता है क्या, पी नॉट। वाष्प दाब क्या होता है, तो वाष्प दाब पी नॉट का हमेशा ज्यादा होता है, पी का कम हो जाता है, तो वाष्प दाब में क्या आ जाता है, अवनमन आता है। अब इस चीज को यहाँ समझते हैं, देखिए ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया एक, ये अगर आपका सपोज करो यहाँ पर ये शुद्ध अवस्था में क्या है, विलायक। शुद्ध अवस्था में विलायक है तो इसका वास्तव कुछ ज्यादा, वास्तव अगर इसका वास्तव देखिए इसको लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या है, शुद्ध विलायक, ये आपका शुद्ध विलायक जिसका आपका वास्तव जो है आपका है पीना, कितना है पीना। अब इसी में क्या करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है बात को समझिए, इसी में क्या करते हैं यहाँ पर, और देखिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं, क्या इसमें ऐड कर देते हैं विलय। जब इसमें ऐड कर देंगे विलय तो इसमें विलय के कण आ जाएंगे। अब बताओ विलय के जब कण आ जाएंगे तो वाष्प में क्या आएगी, कमी। वाष्प में क्या आएगी, कम। तो वाष्प में अगर कमी आ गई तो वाष्प में जब कमी आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर इसका विलय ऐड करने से इसके वाष्प में कमी आती है, यानी इसका वाष्प हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पे लिख देते हैं इसका वाष्प पी। देखिए यहाँ पी नाट था, यहाँ पी था। अब देखिए यहाँ पर जो वाष्प था आपका पी नाट था, यहाँ पी था, तो इसका जो यहाँ पर हिमांक था, हिमांक बिंदु था, तो इसको जो तापमान होगा टी आपका, यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर टी नाट लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं आपका टी। तो यहाँ पर जो तापमान है, जिस तापमान पर इनका जो साम्य अवस्था की स्थिति है, ठीक है देखिए ये साम्य अवस्था, जो साम्य अवस्था है यहाँ टी नाट पर हो रहा है जबकि यहाँ पर टी पर हो रहा है। अब आप बात को समझिए, दोनों में संबंध, संबंध क्या है, देखिए जो आपका वाष्प दाब होता है यहाँ वाष्प दाब, तो वाष्प दाब में अगर देखा जाए तो वाष्प दाब में देखो आपका क्या आता है, कमी आती है, क्या आती है, कम। अगर वाष्प दाब में कमी आती है मतलब यहाँ पर आपका पी कम होता है किससे, पी नॉट से। वाष्प दाब में क्या जाती है, कमी। अब वाष्प दाब में कमी आने की वजह से जो हिमांक बिंदु होता है वो घट जाता है। अब देखिए हिमांक बिंदु की बात करें, हिमांक बिंदु, ठीक है तो हिमांक बिंदु देखिए यहाँ पर आपका दो ठो है, एक आपका है पी और एक आपका पी। तो जो पी होता है वो कम हो जाता है किससे, पी नॉट से। अब देखिए पी क्या है, पी आपका यहाँ पर है विलयन का, अच्छा इसको पी नहीं टी लिखते हैं, ठीक है पी तो हमने पहले क्लियर कर दिया, टी अगर इस टी लिखेंगे ये आपको हो जाएगा टी कम हो जाएगा किससे, टी नॉट से। अब इस चीज को यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए टी क्या है, टी नॉट क्या है, ठीक है तो विलयन का यहाँ पर जो टी है ये वाला विलयन का क्या है, ये विलयन का हिमांक, और यहाँ पर जो टी नॉट है ये क्या है, ये शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का हिमांक। तो देखिए शुद्ध विलायक का हिमांक जो था वो ज्यादा था, लेकिन जब इसमें हम अशुद्धि मिला दिए तो जो विलयन बना उसका हिमांक कम हो गया। तो अब बताइए इसमें देखा जाए तो हिमांक में कमी आ रही है, वृद्धि हो रही है, सर हिमांक में तो कमी आ रही है क्योंकि विलयन का कम है और उसका शुद्ध विलायक का ज्यादा है, तो यहाँ पर जो होता है आपका हिमांक, ठीक है तो देखिए हिमांक में क्या आती है, हिमांक में कमी आती है। अब कमी बोलते हैं अवनमन, अवनमन। तो हिमांक में कमी आ गई इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन बोलते हैं डेल्टा टी एफ। एफ मीन्स होता है फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए इसलिए वहां भी डेल्टा टी थी यहाँ भी डेल्टा टी, कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए वहां पर उन्नयन की बात हो रही है, क्वथनांक की बात हो रही है, क्वथनांक को बॉइलिंग से लिखते हैं तो इसलिए हम बी लिख देते हैं, और यहाँ पर हिमांक बोलते हैं फ्रीजिंग इसलिए लिख दे रहे हैं एफ। तो डेल्टा टी एफ जो आपका होगा डेल्टा टी एफ ये बराबर हो जाएगा किसके, टी नॉट माइनस टी, टी नॉट माइनस टी, क्योंकि शुद्ध विलायक का जो आपका हिमांक वो ज्यादा है जबकि आपका
बिलियन का हिमांक जो है वो कम। तो टी नेट माइनस क्या हो जाएगा टी। समझ में आ गया इतना अगर क्लियर आपको हो गया तो ये आपका यहाँ पर संबंध हो गया। अब इस संबंध को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ही संबंध जैसे हम प्राप्त कर लिए, अब इसके पहले हमने क्या किया, उसको देखा कि जो उन्नयन हो रहा था, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, विलयन पर, विलेय पर, उनकी मूललता। उसी तरीके से आपका यहाँ पर हिमांक में अवनमन भी डिपेंड करता है। तो हिमांक में जो अवनमन होता है वो कहाँ डिपेंड करता है, देखिए हिमांक में अवनमन, अवनमन ये भी डिपेंड करता है डेल्टा टी एफ किस पे, विलयन के मोललता पर। तो मूललता क्या होता है, ये भी अनुक्रमपाती होता है, ये भी क्या होता है अनुक्रमपाती होता है किसके, मूललता, मूललता। अगर ये भी मूललता के अनुक्रमपाती होता है, मतलब अब यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ सब लिख सकते हो डेल्टा टी एफ अनुक्रमपाती है यम के। अब यह बताओ यहाँ पर भी क्या होगा, अगर कोई नियतांक आ जाए तो अनुक्रमपाती बराबर बदल जाएगा, बिल्कुल सर बदल जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू यम। अब यहाँ पे के क्या है, के आपका है मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। अब मूलतः का एक बार फॉर्मूला देखते हैं, देखिए यहाँ पर आएगा क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू डब्ल्यू। अब ए भी आपको हम पिछली बार बताए थे, फिर से बार जान जाओ कि ए आपका क्या होता है, ए आपका होता है विलायक और बी क्या होता है विलय। ये विलय का भार होता है, विलय का अनुभार, और यहाँ विलायक का अनुभार, विलय का भार, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ बनता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर बात करें हम किसका, के एफ का, तो आपका जो के एफ है, के एफ क्या है, देखिए के एफ आपका है मोलर, के एफ आपका है मोलर अवनमन स्थिरांक, अवनमन, अवनमन स्थिरांक। तो ये आपका होने वाला है क्या, मोलर अवनमन स्थिरांक के एफ। तो ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, ये भी फॉर्मूला आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल आपके बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, आप इस हर एक टॉपिक को अच्छे से नोट कीजिए, जितना फॉर्मूला आपको है फॉर्मूला को नोट कीजिए, इसको याद रखिए, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप अपने से, ठीक है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक अलग से लेक्चर बना देंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके पीवाई क्वेश्चन होंगे, या जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, उस तरीके के क्वेश्चन कर। तो आज की क्लास में यही तक रखते हैं। देखिए इसके बाद आपका लास्ट जो बच रहा है आपका क्या, अणसम गुणधर्म में, वो आपका है परासरण दाब। ये परासरण दाब को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।